हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान ये जो है हमारा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी, और आज हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उससे संबंधित। ठीक है, इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक हमारे महोदय आते हैं जिनका नाम होता है अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर, और इनका क्या कहना था? इनका कहना ये था, अल्फ्रेड वेगनर एक जलवायु शास्त्री वैज्ञानिक थे। ये भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, मतलब ये भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, जियोमार्फोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि यह जो थे जलवायु क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। ठीक है ना, यानी क्लाइमेट के ऊपर ये काम करते थे, और ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी इन्होंने महाद्वीपीय सिद्धांत से संबंधित जो है कई सारे प्रतिपादन किया और उसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नाम दिया। यानी महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट से संबंधित ये जो है थ्योरी लेकर के आते हैं और उसी के बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर क्या कहते हैं? अल्फ्रेड वेगनर की मुख्य समस्या जलवायु परिवर्तन की थी, कि जो अचानक से, चलो ठीक है कि जो पृथ्वी है वो बन गई, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते थे। उन्होंने यह पाया कि अलग अलग महाद्वीपों में हिमनीकरण के साक्ष्य मिलते। हिमनी मतलब बर्फ जमा हो। बहुत सारे ऐसे महाद्वीप है जहाँ पर बर्फ जमी हुई है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं पे बर्फ है तो कहीं पे धूप है, कहीं पे, तो ये क्लाइमेट चेंजेस क्यों हो रहे हैं? भूमध्य रेखा के सहारे उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के सहारे ध्रुवीय जलवायु मिलती है। यानी जो भूमध्य रेखा है, आपकी भूमध्य रेखा के आसपास आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलेगी, और ध्रुवों में जो है यहाँ पे ठंडी जलवायु यानी ध्रुवीय जलवायु मतलब ठंडी जलवायु मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जो ध्रुव होते हैं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, यहाँ साल भर बर्फ का हिमाच्छादन रहता है। हिमाच्छादन मतलब कि पूरा बर्फ जमी हुई रहती है, उसे हम हिमानीकरण कहते हैं, और हिमानीकरण उत्तर और दक्षिण ध्रुव की विशेषता इन्होंने बताया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। वेगनर महोदय ने पाया कि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में यह जो है उनको हिमानीकरण के साक्ष्य मिले। मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है यानी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में उनको हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, यानी बर्फ़ बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अतीत काल में कभी वहाँ बर्फ़ की मोटी मोटी चादरों का विस्तार था। इसका मतलब कि यहाँ पहले कहीं ना कहीं बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें हुआ करती थी, तभी तो आज हिमानीकरण के साक्ष्य मौजूद है। यह ध्रुवीय के अधीन थे, मतलब कि ये ध्रुवों के आसपास थे। मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट? तो ये आपके हो जाएंगे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, प्रायद्वीपीय भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, ये सभी कॉन्टिनेंट थे जो कि आप देखेंगे कि ये ध्रुवों के नज़दीक थे। ठीक है, ध्रुवों के आप देखिए, ये अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्शन हो गया, यानी जो ध्रुव के नज़दीक थे। ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्शन हो गया, यूरोप हो गया, इधर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अंटार्कटिका हो गया। ये ऐसे कॉन्टिनेंट है जहाँ पे पूरा पूरा बर्फ़ जो है ज़्यादातर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, बर्फ़ जमा रहेगी। तभी यहाँ पर हिमानीकरण के साक्ष्य मिला। तो वेगनर महोदय की असली समस्या जलवायु परिवर्तन की थी। उन्होंने पाया कि एक ही स्थलखंड अलग अलग समय में अलग अलग जलवायु के अधीन थे। मतलब एक ही भूखंड का टुकड़ा, एक ही पृथ्वी का टुकड़ा, फिर भी यहाँ पे अलग अलग जलवायु क्यों पाई जाती है? ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अभी विषुवत रेखा के करीब है, लेकिन उन्होंने इसकी खोज जारी रखा, और ये बोलते हैं कि विषुवत रेखा यानी जो इक्वेटर, वहाँ पर अलग जलवायु है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो है अलग जलवायु है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखिए उन्होंने इसकी खोज जारी रखा, और ऐसा
ऐसा कैसे हो सकता है? आज ये विषुवत रेखा के करीब है, लेकिन ये कुछ स्थान हिमाच्छादित रहता है, मतलब कुछ स्थान जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, और कुछ ऐसा भी संभव है जब ये स्थलखंड ध्रुवीय जलवायु से जुड़ा रहा होगा, तो इसकी खोज करने के लिए उन्होंने बहुत सारी, मतलब जब कभी ना कभी आखिर ये सभी जो अलग अलग बिखरे हुए हैं कॉन्टिनेंट सभी एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो ये इनकी खोज जो है इनकी जारी रहती है। अभी तक तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन इनकी पूरी की पूरी खोज जारी रहती है यात्रा की, और यात्रा के बाद कुछ प्रमाण मिलते हैं। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, मतलब कि इनका ये कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि अलग अलग भूखंड है, अलग अलग हिस्से एक ही पृथ्वी के टुकड़े पर, तो इसका मतलब ये जो महाद्वीप है यह स्थिर नहीं है, ये एक दूसरे से दूर हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे से नज़दीक है, इस तरीके से, बल्कि इन महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, अर्थात अभी ये विषुवत रेखा के करीब हैं, लेकिन कभी ये ध्रुवीय क्षेत्रों में हुआ करते थे। इसका मतलब कि अभी कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कि ध्रुवों के करीब है, लेकिन कभी ना कभी ये विषुवत रेखा के पास थे। ये सब इनकी रिसर्च जो है जारी थी। मतलब इनको बड़ा ही कन्फ्यूज़न ये हो रहा था कि ये जो भूमि के टुकड़े हैं ये अभी एक दूसरे के दूर दूर है, लेकिन कभी ये पास हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता है, कहीं तो अलग दिखाई देता है। तो ये इनकी खोज जारी थी। ठीक है, ये डायग्राम को समझाने से पहले हम आपको बता दें कि ये बिगनर महोदय ने एक रिसर्च की, और रिसर्च के अनुसार उन्होंने ये बताया कि बिगनर महोदय ने बताया जितना भी स्थलखंड है, मतलब जितना भी भूमि का टुकड़ा है, ये अतीत काल में आपस में जुड़े हुए थे, यानी सारा का सारा भूखंड, यानी सारा का सारा जो भूमि का टुकड़ा था ये एक साथ जो है जुड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब ये एक स्थलखंड के रूप में थे, ये कार्बोनीफेरस युग में आपस में जुड़े हुए थे। एक युग था जिसको कहा जाता है कार्बोनीफेरस, इसी युग में जो है आपस में जुड़े हुए थे, और विशाल महाद्वीप का निर्माण हुआ, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया, जिसे इन्होंने पैंजिया नाम दिया। और पैंजिया के चारों तरफ विशाल महासागर को उन्होंने पैथालासा नाम दिया। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी पृथ्वी के टुकड़े हैं ना, यह एक युग था, यानी एक युग था जिसको कहा जाता है कार्बोनीफेरस युग। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य कुछ हजार वर्ष पहले पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, मात्र एक भूमि का टुकड़ा था। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, ये पृथ्वी है, और ये जो है आपका पैंजिया है, यानी भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है, ये पैंजिया है, भूमि का टुकड़ा, और ये चारों तरफ पानी है। मतलब ये सिर्फ भूमि का टुकड़ा, यानी जो कॉन्टिनेंट है वो सिर्फ एक हिस्सा था, पैंजिया जिसको नाम दिया गया था, यानी जो भूमि का टुकड़ा था उसका नाम था पैंजिया, और जो पानी वाला इलाका था उसको कहा जाता था क्या, उसको कहा जाता था पैथालासा। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी पर पहले कुछ भी नहीं था, कई हजार वर्ष पहले आज से, सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा था और चारों तरफ पानी था, बस। और यही भूमि का टुकड़ा एक दूसरे से टूटा, और टूट करके अलग हुए, और टूट के अलग होने के बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट का निर्माण किए। ठीक है, इनका कहने का तात्पर्य ये है, और यही निष्कर्ष भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जो है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनली यहाँ पास ये जो आपका पैंजिया था, भूमि का टुकड़ा, यही धीरे 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 चारों तरफ जो है फैलता गया। ठीक है ना, और उसके बाद ये जो पानी वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पैथालासा। ठीक है, और यही जो है पैथालासा, ये पानी का हिस्सा, ये महासागर बन गए, और ये जो पैंजिया था, जो भूमि का टुकड़ा, धीरे धीरे फैलता गया, तो यहाँ पास जो है वो हमारे महाद्वीप बन गए। ठीक है, इसी को और हम लोग आगे थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। पैंजिया जो है, पैंजिया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। इनका कहना था कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पर कुछ हजार साल पहले कुछ भी नहीं था, मात्र एक भूमि का टुकड़ा था। ठीक है, और पानी था, तो पानी वाला जो हिस्सा था उसको पैथालासा कहा गया, भूमि का टुकड़ा जो था उसको पैंजिया कहा गया।
ठीक है। और यही पैंजिया क्या हुआ, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम बताएंगे कि जो पृथ्वी के अंदर जो है प्लेट्स पाई जाती हैं जो एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसके कारण से ये जो भूमि का टुकड़ा था धीरे 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 फैलता चला गया। और ये जो है इधर हमारा नॉर्थ कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, इधर साउथ कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, यहाँ पे यूरोप का निर्माण हुआ, यहाँ पे एशिया बना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया बना, नीचे अंटार्कटिका बना, इस तरीके से ये बन गया आपका पूरा महाद्वीप। और ये जो पैथालासा था ये यहाँ पे 4 महासागरों का निर्माण हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, और आर्कटिक महासागर, ये पूरा पूरा इस तरीके से हिंद महासागर का निर्माण होता है। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। पैंजिया की आंतरिक हमने देखा था, पैंजिया यानी जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पैंजिया था उसके कितने भाग, 3 भाग थे। एक है सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जो कि ऊपरी स्तर को कहते हैं, यानी सियाल जो क्रस्ट था, क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल मतलब कि सिलिका और एल्युमिनियम। मध्यवर्ती जो मेंटल था आपका, ठीक है ना, जिसमें सीमा पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। जो लास्ट वाला हिस्सा था उसको कहते हैं नीफे, यानी जो केंद्रीय भाग होता है, ठीक है। पैंजिया की आंतरिक संरचना में 3 परतें होती हैं। सियाल का घनत्व, ठीक है, सियाल का घनत्व कम होने के कारण यह सीमा पर तैर रहा था, मतलब जो सियाल की डेंसिटी थी ना वो कम हो गई, तो ये सीमा पर, यानी आपका सबसे ऊपर जो था सियाल, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा था उसको कहते हैं क्या, क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल और नीचे जो है क्रस्ट कोर, ठीक है। तो जो ऊपर था वहाँ पर सियाल पाया जाता है। तो सियाल का जो घनत्व था, ये घनत्व क्यों कम होता है, हमने इससे पहले वाले पूरा डिटेलिंग में आपको समझाया, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसका घनत्व जो है बदलते रहेगा। तो जो सियाल है, सियाल यानी ऊपर क्रस्ट वाला हिस्सा, उसका घनत्व बहुत ही कम है, इसलिए वो पृथ्वी पर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि यह जो है ठोस और तरल दोनों रूप में है। तो ये इस तरीके से तैरता है। और इसी सियाल के ऊपर हमारी क्या है, इसी सियाल के ऊपर हमारा पूरा का पूरा महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप जो है तैरते हैं तो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। अब समझिएगा, इनकी गति बहुत तेज नहीं होती है, इनकी गति जो है प्रतिवर्ष यानी साल में 1 या 2 सेंटीमीटर ही खिसकती है, बहुत तेज ये मूवमेंट नहीं करते हैं, मात्र साल में 1 या 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सियाल बिना किसी रुकावट की सीमा पर तैरता रहता है, मतलब सियाल जो था यानी जो मेंटल है आपका, ठीक है, मतलब क्रस्ट जो है, जो क्रस्ट वाला हिस्सा है ऊपर वाला, यह बिना किसी रुकावट के मेंटल के ऊपर तैरता हुआ रहता है। वेगनर ने बताया पैंजिया का उत्तरी भाग, जो पैंजिया वाला हिस्सा है, अभी इसको पूरा हम लोग मैप में समझेंगे। पैंजिया का उत्तरी हिस्सा, पैंजिया जो है हमारा टुकड़ा भूमि का उत्तरी हिस्सा टूट के अलग हुआ, तो ये क्या क्या निर्माण किया, सबसे पहले ये लाइरेशिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना। सबसे पहले देखिए एक्चुअल में क्या हुआ कि जब ये भूमि का टुकड़ा टूटा, ठीक है, पहले एक भूमि का टुकड़ा था, तो ये भूमि का टुकड़ा ये ऐसे टूट के सबसे पहले अलग हुआ, तो एक हिस्सा जो है आपका लाइरेशिया कहलाया, और एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका गोंडवाना। नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना, ऊपर वाला लाइरेशिया कहलाया, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे टूटा और ये पानी ही था, और धीरे धीरे जो ऊपर वाला हिस्सा था ये टूट के अलग हुआ, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ, इधर यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। और ये जो गोंडवाना लैंड का भाग था, यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका का निर्माण किया। टूट के मतलब एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। और इस तरीके से महाद्वीपों का निर्माण होता है। तो वही ये बता रहा है कि जब हमारा जो पैंजिया था, जब ये टूटा 2 भागों में, एक लाइरेशिया और दूसरा जिसको हम दक्षिणी भाग गोंडवाना कहेंगे, तो जो लाइरेशिया था वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण किया, और जो गोंडवाना था वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करता है, गोंडवाना वाला हिस्सा, क्योंकि धीरे धीरे ये टूट रहे हैं एक दूसरे से और अलग होते जा रहे हैं। पहले पैंजिया को 2 रूपों में जाना जाता था, लाइरेशिया और गोंडवाना लैंड, लेकिन बाद में ये टूट कर अलग हो गए, यानी विखंडन होने लगा, और इनके मध्यवर्ती भाग में पानी घुस गया। मतलब ये जो थे ये ऐसे पहले
सटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे टूटे और अलग हो गए। और इस तरीके से जब अलग अलग कॉन्टिनेंट बने पृथ्वी के ऊपर, तो इनके बीच में पानी आ गया, जिसको महासागर नाम दिया गया। क्या बोला गया? महासागर। इस तरीके से देखिए, मतलब ये पहले एक भूमि का टुकड़ा था। सबसे पहले ये जो आपका एक पैंजिया था, ये टूट के दो हिस्सों में बट गया। ऊपर वाले हिस्से को लाइरेशिया कहा गया, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा गया, और इसके अंदर ये पानी आ गया। इस पानी को तेथिस सागर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तेथिस सागर। ठीक है, अब आगे समझिएगा। लाइरेशिया और गोंडवाना लैंड का जब विस्थापन हुआ तो बीच में तेथिस सागर बन गया। मतलब लाइरेशिया और गोंडवाना, जैसे कि मैंने अभी बताया, उनके बीच में तेथिस सागर का निर्माण होता है। वेगनर ने बताया कि पैंजिया का प्रवाह दो दिशा की ओर हुआ। जो पैंजिया था उसका जो प्रवाह है, पैंजिया ऊपर वाला हिस्सा, दो दिशा में हुआ। एक ऊपर वाला हिस्सा लाइरेशिया उत्तर की ओर, और जो गोंडवाना था उसका दक्षिण पश्चिम, मतलब उत्तर की ओर और इसका पश्चिम की ओर, ऐसे निर्माण होता है। ये दोनों दो ध्रुवों की तरफ जाते हैं। ठीक है, दो प्रवाह दो तरह के बलों से हुआ था। जो उत्तर की ओर जो गया भूमि का टुकड़ा, उसको वह गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता बल के कारण, कौन सा बल लगा था उनमें? गुरुत्वीय बल और प्लवनशीलता बल। पश्चिम की ओर चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण। ठीक है, किसके कारण? चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर जो है इसका निर्माण होता है। ओके, उसके बाद बात करें, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और महाद्वीपीय सियाल, यानी जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर पूरा पूरा महाद्वीप, सियाल का मतलब क्रस्ट, सीमा का मतलब मेंटल। ओके, तो जो हमारा क्रस्ट है वो पूरा पूरा पृथ्वी के ऊपर स्थित है। मतलब पूरा जो पृथ्वी का महाद्वीप है वह क्रस्ट के ऊपर है, आपको पता है। तो चंद्रमा अपना ज्वारीय बल लगाती है। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा अपना ज्वारीय बल लगाती है, तो चंद्रमा के ज्वारीय बल से ठहरने का प्रयास करते हैं, और एक जगह पे हम लोग पृथ्वी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमते रहते हैं। और चंद्रमा अपना ज्वारीय बल लगा रही, इसलिए तो हम लोग, और पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और इसी कारण से हम लोग पृथ्वी के ऊपर खड़े रह पा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। अगर ये अपना ज्वारीय बल चंद्रमा ना लगाए तो हम लोग फेंका जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी जो है घूम रही है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, तो पृथ्वी के महाद्वीप क्षेत्र के पीछे छूट जाते हैं। और जब ये घूम रहा था तो कुछ महाद्वीप हमारे, जैसे ये घूमते हैं तो कुछ महाद्वीप ऐसे छूट जाते हैं, मतलब भूमि का टुकड़ा जो है छूट जाते हैं। 1 या 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यह घूमती है। कितना? 1 या 2 सेंटीमीटर मात्र, 1 या 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष घूमती है। केवल कल्पना किया गया है अभी तक। मतलब इनका कहना है कि जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है? 1 या 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष भूमि के टुकड़े जो हैं घूमते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जिससे हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। ये कहना था किसका? वेगनर महोदय का। वेगनर ने बताया सबसे पहले लाइरेशिया का प्रवाह उत्तर की ओर, सबसे पहले जो लाइरेशिया था यानी पृथ्वी का ऊपर वाला हिस्सा, ये टूट करके उत्तर की तरफ प्रवाहित हुआ। ठीक है, जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड अलग हुआ, और फिर जो है गोंडवाना लैंड था ये जो है अलग होता है। और साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया टूट कर ये अलग हो गए। अब आप ये मैप में देखिए, वर्ल्ड मैप उठाइए, कहाँ पर हैं ये सारे के सारे। ठीक है, और गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा भाग अफ्रीका था। गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा भाग क्या था? अफ्रीका। जो आप देखेंगे जो बहुत बड़ा अफ्रीका का टुकड़ा है, ये अफ्रीका जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और हमारा पृथ्वी का ये जो ये वाला हमारे भारत का जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये वाला भी अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ था, टूट के अलग होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोंडवाना लैंड का सबसे बड़ा भाग कौन सा माना जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, वेगनर ने बताया कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तो अटलांटिक सागर का निर्माण होता है। मतलब वेगनर महोदय कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। किधर? पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए तो अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। मतलब ये क्यों हो रहे हैं? चंद्रमा अपना ज्वारीय शक्ति लगा रही है, इसी वजह से ये जो भूमि के टुकड़े थे ये टूट के अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपका जो हमारा लाइरेशिया है भूमि का टुकड़ा, वह वेस्ट की तरफ प्रवाहित हुआ तो नॉर्थ अमेरिका का निर्माण हुआ। जो गोंडवाना लैंड है वह जो है
साउथ अमेरिका जो है ये भी इसी का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। जो ये वेस्ट की तरफ होता है, ये ना यहाँ पे नॉर्थ की तरफ होता है, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ लिख लीजिएगा, ऊपर वाला ना नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ वाला वेस्ट की तरफ होता है। बीच में अटलांटिक महासागर है, मतलब ये आप देखेंगे ये जो है महासागर है। ये एक्चुअल में ना ये सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नहीं वेस्ट, क्योंकि आप पृथ्वी पर देखेंगे आपका जो नॉर्थ अमेरिका है ना इस तरीके से है, तो ये नॉर्थ को भी टच करता है और वेस्ट को भी टच करता है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। और इनके बीच में क्या आता है, महासागर, मतलब आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और इनके बीच में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो हिंद महासागर का क्या करता है, हिंद महासागर का निर्माण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर, इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूट के अलग हुआ तो किसका निर्माण किया, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर का निर्माण किया। सभी महाद्वीप टूटने के बाद पैथालासा का संकुचन हो गया और फिर जो उसका अवशेष भाग बना वह पैसिफिक ओशन कहलाया, यानी प्रशांत महासागर कहलाया, ठीक है। तो इस सभी महाद्वीप टूटने के बाद पैथालासा जो था एक पानी का हिस्सा वो संकुचित हो गया, मतलब कम हो गया, क्योंकि एक्चुअल में कम नहीं हुआ, हमारी भूमि के टुकड़े फैल गए, ठीक है, तो वो कुछ संकुचन सा दिखाई देने लगा, और जो उसका शेष भाग बना वो पैसिफिक ओशन, सबसे पहले प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का निर्माण हुआ, ठीक है। ये बात सब किसने कही, वेगनर महोदय ने की। अब देखिए, वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत के जरिए वलित पर्वत की समस्या का द्वीपीय चापों की भी समस्या सुलझाया, मतलब ये तो हो गई कि चलो ठीक है, इस तरीके से वेगनर महोदय कहते हैं और हमारे महाद्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है। अब लेकिन जो माउंटेन्स बने और फोल्डेड माउंटेन बने वो कैसे बने, इसी समस्या को भी इन्होंने बताया था, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने बताया दोनों यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका जब सियाल और पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो सियाल सीमा से टकरा जाता है, मतलब ये जो सियाल और सीमा यानी क्रस्ट और मेंटल हैं, जब आपस में ये घूम रहे थे तो एक दूसरे से टकरा गए, मतलब नीचे से घर्षण उत्पन्न होने लगा और जो बीच का भाग है वह रुकावट पैदा हुआ, तो सियाल को आगे बढ़ने में समस्या आई, ठीक है। तो दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग मुड़ करके वलित हो गए, मतलब देखिए जब एक्चुअल में ये भूमि के टुकड़े आपस में टकरा रहे थे, टकरा गए, घूम रहे थे तो ये टकरा गए, और टकरा गए तो टकराने के बाद इस तरीके से फोल्डेड हो गए, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही हो और अचानक से टकरा जाएगी तो बीच का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो वही फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, इनका ये कहना था। और इसी वजह से जब नॉर्थ अमेरिका, इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका, ठीक है, जो है आपका इधर जो अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक ओशन प्लेट्स आपस में टकराए तो इनके बीच में माउंटेन का निर्माण हुआ। आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका जो आपका है, तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे मिलेगा आपको एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नॉर्थ में आपको रॉकीज माउंटेन, साउथ में आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार जब प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा था तो बीच में तेथीस सागर का अवसाद मलबा मुड़कर वलित हुआ और हिमालय का निर्माण हुआ, मतलब जब प्रायद्वीपीय भारत यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, ये पहले आपको पता है इधर आप देखेंगे तो यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, बीच में था तेथीस सागर का पानी, और ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो जो मलबा गाद अवसादें होती थी तो वह क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठ गई, जिससे हमारा हिमालय का निर्माण हुआ उत्तर भारत में, ठीक है। इस तरीके से जो है कहा गया। अब द्वीपीय चाप, द्वीपीय चापों की समस्या अब ये क्या है, उन्होंने बताया चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण एशिया पश्चिम की ओर प्रवाहित होने, जो एशिया कॉन्टिनेंट था वो किधर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगा,
ठीक है। तो कुछ स्थल खंड जो है पीछे छूट गए, जब ये जो आपका एशिया है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो कुछ स्थल खंड जो है पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि पूरा महाद्वीपीय प्रवाह का साथ नहीं दे पा रहे, पूरा महाद्वीप एक दूसरे का साथ दे ही नहीं पा रहे थे। और वो जो द्वीप का निर्माण हो गया, सभी द्वीप महाद्वीप के पूर्व में स्थित थे। सभी के सभी जो है महाद्वीप जो हैं पूर्व में, आप लगभग सभी महाद्वीपों को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग में पूर्व में स्थित थे। जैसे फॉकलैंड, मेडागास्कर, जापान, फिलीपींस, क्यूबा, वेस्ट इंडीज़, ये सभी छोटे छोटे जो द्वीप हैं, द्वीप जो हैं पूर्व की तरफ स्थित थे। विग्नर महोदय के ये सभी साक्ष्य माने गए, लेकिन आलोचना भी की गई। मतलब इनका ये कहना था कि जितने भी मेन कॉन्टिनेंट है, मेन कॉन्टिनेंट के साथ जो और छोटे छोटे द्वीप है, वो ज़्यादातर मेन कॉन्टिनेंट के पूर्व की तरफ ही स्थित है, क्योंकि इसका प्रभाव पश्चिम की दिशा में हो रहा है, तो ये भूमि के टुकड़े पीछे छोड़ दे रहा है। ये इनका कहना था, इस तरीके से ये कहे गए, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो है आलोचनाएं भी की गई। तो इसको भी समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया, अब क्योंकि आलोचना जब होती है तो ये प्रमाण भी साबित करते हैं, तो सबसे पहले अब क्या क्या बातें बताई गई। सबसे पहले उन्होंने बताया, वर्तमान में सभी महाद्वीप को जोड़ दिया जाए तो पैंजिया बन जाएगा। अगर कहा जाए जितने भी महाद्वीप हैं ये सब फिर से आपस में अगर जोड़ दे तो पैंजिया बन जाएगा। ब्राज़ील तट और अफ्रीका का तट, जिसको गिनी का तट कहा जाता है, उनको जोड़ा जा सकता है। आप देखिए मैप में, देखिए अगर जोड़ा जाएगा तो फिर से वो दोनों बिल्कुल पहले के जैसे हो जाएंगे। गिनी जो भूगर्भिक समरूपता रखता है, ब्राज़ील भूगर्भिक समरूपता रखता है, दोनों। तो अगर आप दोनों को जोड़ दें तो बिल्कुल एक भूमि का टुकड़ा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि उनकी चट्टानें बिल्कुल समान है। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी एक हुआ करते थे, ठीक है। पहला साक्ष्य इन्होंने दिया। दूसरा साक्ष्य कि जितना क्षेत्रफल मैक्सिको की खाड़ी का है, आप जब नॉर्थ अमेरिका देखेंगे ना तो यहाँ पे जो मैक्सिको कंट्री आपको दिखेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी है। तो इनका कहना है कि मैक्सिको का खाड़ी है, लगभग जितना क्षेत्रफल वहाँ का है लगभग उतना ही क्षेत्रफल पूर्व में स्थित द्वीपों का भी सम्मिलित है। जो यहाँ पे और छोटे छोटे द्वीप हैं उसको भी उतना ही क्षेत्रफल इन्होंने बताया। मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसी नॉर्थ अमेरिका यानी मैक्सिको का हिस्सा ही हुआ करता था। दूसरा साक्ष्य इनका। अब तीसरा साक्ष्य कहते हैं कि जो स्कैंडेरिया पर्वत है, ये क्रम उत्तरी स्कॉटलैंड के पर्वत क्रम और कनाडा के लॉरेंस पर्वत क्रम में समरूपता पाया जाता है। मतलब जितने भी पर्वत है ये सभी न सभी एक रूप से समान है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए थे। क्योंकि साइबेरिया और कनाडा में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, और सत्य है कि कोयले का निर्माण भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होता है। मतलब जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर होता है। फिर ये कैसे साइबेरिया यानी रशिया वाले क्षेत्र में, अमेरिका की मतलब रशिया नॉर्थ पोल की तरफ चला गया, तो वहाँ कैसे कोयला मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपस में कभी ना कभी जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब चौथा साक्ष्य क्या कहा गया। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि ये सभी क्षेत्र इक्वेटर के पास है, अर्थात अतीत काल में सब आपस में जुड़े हुए हो, या दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा हो। इसीलिए जो है यह इस तरीके से कहा गया कि कभी ना कभी ये जो हिस्सा है एक साथ था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा ब्राज़ील है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिमानीकरण के साक्ष्य, यहाँ भी हिमानीकरण मिलता है यानी बर्फ मिलता है, जबकि ये तो बीच में है। फिर भी यहाँ बर्फ तो सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल में होना चाहिए, फिर भी यहाँ क्यों बर्फ है, क्योंकि ये भी कभी ना कभी इक्वेटर के आसपास थे और सभी चीज़ें जो है आपस में जुड़ी हुई थी, ठीक है। अर्थात अतीत काल में सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं, और दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास रहा होगा, यानी कि पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव से जुड़ता है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने ये सारी प्रमाण दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचना की। आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स है, जैसे कि आप मान लीजिए EMRS हो गया, वहाँ पे लिखित परीक्षा आपको देनी होगी, तो आप इन आलोचनाओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। विग्नर जलवायु शास्त्री थे, ना कि भूगर्भ शास्त्री। अब ये ज़्यादातर चीज़ें इन्होंने क्लाइमेट से जोड़ा, क्योंकि ये खुद जलवायु शास्त्री थे, ना कि भूगर्भ शास्त्री, यानी जियोमार्फोलॉजिस्ट नहीं थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे।
कि आप तो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, फिर पृथ्वी की संरचना के बारे में आप क्यों बता रहे हैं। पहले ही आलोचना, महाद्वीपीय के प्रवाह के लिए जिन बलों का कारक बताया गया वो बल पर्याप्त नहीं था। उन्होंने ज़्यादातर ज्वारी, चंद्रमा की ज्वारी शक्ति की बात की बस, और प्लावन बल वगैरह तो उतना ही काफ़ी नहीं माना गया। ठीक है, इन्होंने पैंजिया का विखंडन का कारण नहीं बताया कि पैंजिया क्यों टूटा, ये इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, मेन चीज़ें नहीं बताई, ये कुछ लोगों का कहना था। उन्होंने बोला कि महाद्वीपीय उत्तर और वेस्ट की ओर प्रवाहित हुआ, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। फिर हमारा जो भारत है, ये जो अफ्रीका से टच में है, तो ये क्यों हमारा भारत का हिस्सा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है, क्योंकि सारे के सारे आपने बताया कि महाद्वीप पश्चिम की ओर जा रहे हैं। फिर ये कैसे टूट के हमारे भारत से जुड़ा, हमारा भारत का प्रायद्वीप, ये भी एक आलोचना थी। उन्होंने अटलांटिक कट्टक के बारे में कुछ नहीं बताया। आपको पता है अटलांटिक कट्टक, जैसे हमारा जो इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, इधर साउथ अमेरिका हो गया, इधर आपका यूरोप और इधर अफ्रीका हो गया, बीच में जो अटलांटिक महासागर है ये कट्टक का निर्माण करता है। कट्टक जो कि बहुत गहरा हिस्सा होता है, जो कि अभी भी कटक रीज जिसको कहा जाता है सबसे गहरा स्थान, जो यहाँ से आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए। तो अटलांटिक कटक रीज के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये सारी बातें थी, यानी वेगनर महोदय ने, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारे पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी के महाद्वीप का निर्माण होता है, और इस तरीके से हमारी पृथ्वी के कॉन्टिनेंट बने, क्योंकि इसमें मूवमेंट हुआ। लेकिन उन्होंने एक्चुअल बात नहीं बताई कि जो पृथ्वी के अंदर प्लेट्स पाई जाती हैं उसके कारण ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इनको पता नहीं चल पाया था, और जिसका पता प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें जो हैं समझ में आ गई होंगी। महाद्वीपीय सिद्धांत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सिद्धांत हमेशा वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, इसके साथ और एक कौन सी यूनिट स्टार्ट करें आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि स्पीड थोड़ा आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, और हम भी आपके लिए और ज़्यादा समय निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक और यूनिट, हमने एक यूनिट तो स्टार्ट कर दी है। देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश का सिलेबस, मतलब MP टेट वर्ग 1 का सिलेबस उठाएंगे, तो एक तो हमारा ये चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी, एक हमने और स्टार्ट किया हुआ है जो कि भारत के भूगोल का सेक्शन है, मध्य प्रदेश का भूगोल, उसको भी जल्दी से ख़त्म करना है। देन उसके बाद एक और कौन सी यूनिट स्टार्ट करें वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।